दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के 5 मजदूरों की पंजाब में दर्दनाक मौत हो गई। जब कमरे में दम घुटने से सभी मजदूर की मौत हुई है, वहीं एक मजदूर की हालात गंभीर है जिसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जहां अंगीठा की आग से निकली धुएं से सभी मजदूरों का दम घुट गया और उन सभी की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। सभी मजदूर बिहार के बेगूसराय और सहरसा के रहने वाले थे। 2 मजदूर बेगूसराय के रहने वाले थे जबकि 3 मजदूर सहरसा के रहने वाले थे। हादसे की जानकारी तब लगी जब सुबह में काम पर ले जाने के लिए ठेकेदार कमरे पर पहुंचे। बताया जाता है कि सुबह में ठेकेदार सभी मजदूरों को काम पर ले जाने के लिए पहुंचे और फिर कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो फिर आसपास के लोगों ने मिलकर के दरवाजा तोड़ा, जहां कमरे में 5 लोग मृत अवस्था में पड़े थे। दोस्तों बात करते हैं कि जेल में जाकर भी कोई शख्स सेलिब्रिटी बन सकता है। ये बात बक्सर के जेल में शराब पीकर के गाना गाने वाले बंदी को देख करके समझा जा सकता है। जेल में गाए गाने के वीडियो ने बंदी को देश भर में इतना पॉपुलर फेमस कर दिया कि न सिर्फ उसे 2 दिन में जेल से रिहा कर दिया गया, बल्कि अब उसे प्लेबैक सिंगिंग के लिए ऑफर मिलने लगे हैं। इन ऑफरों में सबसे बड़ा नाम मशहूर प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी का है। आशिकी 2 सहित कई बड़ी फिल्मों में अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत चुके अंकित तिवारी ने उस बंदी को म्यूजिक कंपनी के लिए एक गाना गाने का ऑफर दिया है। इस बात की जानकारी अंकित ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। खोजबीन करके पता चला है कि ये युवक कैमूर का गरीब युवक कन्हैया है। यह नशे में मिलने पर बिहार पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। यह इनकी कानूनी मदद के उपरांत इन्हें सुधारने का प्रयास होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। जी हाँ, बीते कई दिनों से लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं। गया, पटना समेत 10 जिलों में कड़ाके की ठंड है। कल राजधानी पटना में चौथे दिन शीत दिवस की स्थिति रही। यहाँ 50 मीटर की दृश्यता रही। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी, फारबिसगंज और सुपौल में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर और गया में शीत दिवस और फिर शीत लहर दोनों की स्थितियाँ रही है। जहाँ पटना के साथ छपरा में भी शीत दिवस बना हुआ है। जहाँ कुछ ऐसा ही हाल आज भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को पटना में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन देखने को मिला है। जहाँ रविवार को न्यूनतम तापमान पटना में 7.9 डिग्री था, जबकि सोमवार को 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। जब गया में सबसे कम तापमान देखने को मिला है। यहाँ सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी 2 दिन तक खास कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जब बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ तापमान कई दिनों से 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बना हुआ है। जब मंगलवार को बिहार में लगातार तीसरे दिन भी ऐसा देखने को मिला है। जब पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, फारबिसगंज, सुपौल, सबौर, डेहरी, मोतिहारी, शेखपुरा, सीतामढ़ी का पुपरी, नवादा, कटिहार, समस्तीपुर, सहरसा समेत कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान है। घने कोहरे का भी असर है। दोस्तों बात करते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। वहीं कई राज्यों में आज भी नई पेंशन व्यवस्था को रद्द करके पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इस साल के हज के लिए हज यात्रियों की संख्या की कोई भी सीमा नहीं होगी। अरब न्यूज़ ने देश की हज मंत्री और फिर उम्रह तौफीक अल रबिया का हवाला देते हुए बताया है। हज एक्सपो 2023 में बोलते हुए तौफीक अल रबिया ने कहा कि इस साल हज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ जाएगी और इस साल हज यात्रियों के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं होगी। हज और उम्रा मंत्री तौफीक अल रबिया ने कहा है कि उम्रा वीज़ा की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर के 90 दिन कर दी गई है। हज उम्रा वीज़ा पर आने वाले लोग देश के किसी भी शहर का सफ़र कर सकते हैं। हज मंत्री ने कहा है कि 2023 से दुनिया भर की हज एजेंसियों को ऐसी किसी भी कंपनी से अनुबंध करने की इजाज़त होगी जो अपने देश के हज यात्रियों को ज़रूरी सुविधाएँ मुहैया कराने वाली परमिट धारक हो।
दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल में आज भी पेट की आग को शांत करने के लिए छोटी छोटी बच्चियां सर्द भरी सितम में अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेत में काम करने को मजबूर हैं। जब मामला है अररिया के फॉरबिसगंज प्रखंड के शुभंकरपुर गांव का, जहां इस शीतलहर के बीच स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं दूसरों के खेतों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नंगे पांव मजदूरी कर रही है। यहां आपको ये भी बता दूं कि अररिया में पिछले एक सप्ताह से न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की बीच रह रहा है और हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। ठंड को लेकर के अररिया जिला प्रशासन के निर्देश पर बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इन बंद स्कूल के समय में बच्चियां दूसरों के खेत में शकरकंद उखाड़ने का काम करने लगी है। जब 5 क्लास में पढ़ने वाली नंदिनी कुमारी और फिर उसकी बहन ने बताया है कि हर दिन वे अपने बहन और फिर माँ के साथ शकरकंद आलू उखाड़ने का काम करती है। बच्चियों के पिता हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। ऐसे में बच्चों के लालन पालन के लिए मां को भी मजदूरी करनी पड़ रही है। बच्ची की मां बताती है कि डीलर द्वारा अनाज कम दिया जा रहा है, जब वहीं उन लोगों का लेबर कार्ड भी नहीं बना है, जिसके कारण मनरेगा के भी लाभ इन परिवारों वालों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं बच्चियों के दादा भोलाराम बताते हैं कि गरीब के घर की बच्चियाँ हैं, खेत में मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर घर नहीं चल सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म और फिर ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में सोते समय गर्म और ऊनी कपड़े या फिर स्वेटर पहन करके सो जाते हैं। ऐसे में लोगों को ऐसा करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहाँ सर्दियाँ आते ही लोग गर्म और फिर ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई लोग स्वेटर और दूसरी गर्म कपड़े का भी जम करके इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। सुबह से रात तक तो गर्म कपड़ों का पहनना तो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो रात में सोते समय ऊनी और गर्म कपड़े या फिर स्वेटर पहन करके सो जाते हैं। ऐसे में ये आदत सही नहीं है जी हाँ, और इससे शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी रात में गर्म ऊनी कपड़े या फिर स्वेटर जैकेट पहन करके सो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये हानिकारक हो सकती है। जानकारों की माने तो सर्दी के सीजन में रात में गर्म कपड़ा और स्वेटर पहनना हानिकारक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊनी कपड़े में सोने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है और इससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचता है। तो आइए आपको बताते हैं कि सर्दियों में गर्म कपड़ा और फिर स्वेटर पहन करके रात में सोने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और इससे शरीर पर क्या बुरा असर पड़ता है। तो बात करते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगती है। ऐसे में ये लोग गर्म और ऊनी कपड़ों के साथ स्वेटर भी पहनते हैं और ऐसे ही रात में सो जाते हैं। जानकारों की माने तो ऐसे ही सो जाने से आपको कई समस्या हो सकती है। उनके अनुसार इससे आपके शरीर में खुजली और रेसेज की परेशानी हो सकती है। यही नहीं, गर्म और मोटे कपड़े फाइबर से बने होते हैं, जिससे रात में पहन करके सोने से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इससे आपके शरीर और त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसी कपड़ों में रात में सोने से आपको बेचैनी और फिर घुटन महसूस हो सकती है। डायबिटीज़ और दिल के मरीज को भी रात में सोते समय ऐसे कपड़े से परहेज करना चाहिए, जहाँ इससे उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इस कारण उन्हें चक्कर या फिर घबराहट भी आ सकती है। जहाँ रात में सोते समय मोटे कंबल या फिर रजाई का आप इस्तेमाल करें। या ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि रात में सोते समय गर्म और ऊनी कपड़ों के साथ स्वेटर को भी नहीं पहनना चाहिए। लोगों को मोटे कंबल या फिर रजाई का चयन करना चाहिए ताकि ठंड से बचा जा सके और आपके शरीर पर कोई भी असर ना पड़े। यही नहीं, रात में स्वेटर पहनने से आपके स्किन में रुखापन की भी शिकायत हो सकती है। सर्दियों में लोगों को रात में सोते समय हल्की और फिर मुलायम कपड़ा पहनना चाहिए, इससे शरीर हल्का महसूस करता है और फिर नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की ट्रांसपोर्ट कंपनियों को स्पिरिट लाइसेंस, स्पिरिट कफ सिरप को ले जाने और फिर लाने की जानकारी अब मद्य निषेध विभाग को देनी होगी। शराबबंदी कानून के तहत मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने सख्ती दिखाई है। इसके तहत 15 जनवरी तक सभी परिवहन कंपनियां, चाहे वह निबंधित हो या फिर नहीं, उन्हें यदि वे स्पिरिट लाइसेंस, स्पिरिट कफ सिरप या फिर किसी भी ऐसे सामान का परिवहन राज्य के अंदर या फिर बाहर करते हैं तो फिर विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। 15 जनवरी के बाद विभाग के जाँच अभियान में ऐसा नहीं किए जाने पर पकड़े जाएंगे तो फिर उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बाद अब एक और आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तीखा हमला बोला है। जी हां, दिनाड़ा के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि बिहार में सड़कों का विकास हो या बिजली की आपूर्ति, सब यूपीए सरकार की देन है और आज नीतीश कुमार यूपीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की उपलब्धि अपने नाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा के दौरान अगर नीतीश कुमार किसानों की समस्या का समाधान कर देते हैं तो फिर वे बधाई के पात्र होंगे। इस दौरान वह मौजूद पूर्व मंत्री और फिर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा से बातचीत के दौरान आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार की सत्ता निरंकुश हो गई है और जन कल्याण के लिए समय समय पर सत्ता बदलती रहनी चाहिए। उन्होंने जीवेश मिश्रा से कहा कि बिहार की बदहाली के लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं कि नीतीश कुमार को 17 सालों तक पाल करके रखा है। दोस्तों बात करते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की दूसरी घटना में बेहद दिलचस्प मोड़ आ गया है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने गलत खबर वायरल करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और फिर शहर के 10 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जब पश्चिम बंगाल सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि पिछले हफ्ते वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की दूसरी घटना तेजी से वायरल हुई थी। इसे ये कहते हुए वायरल किया गया था कि बंगाल में दूसरी बार वंदे भारत पर पथराव हुआ है। इस घटना से राज्य की काफ़ी बदनामी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते बिहार में तब हुई थी जब हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की 3 जनवरी को प्रदेश से होकर के गुजर रही थी। यह ट्रेन पर पथराव के बाद यह खबर फैल गई कि ट्रेन कोच पर पथराव पश्चिम बंगाल में हुआ है। वास्तव में यह घटना बिहार में हुई थी, किशनगंज में। इस घटना से पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, इसलिए उनके खिलाफ आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि राज्य में घटना होने की फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच में मामला पुराना निकला, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और फिर 10 पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में मकानों की गणना की जा रही है, जिसके बाद अब इस गणना की नीतियों को लेकर के भाजपा की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और फिर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता ने कहा है कि ये जो जाति जनगणना शुरू हुआ है, इसमें जो राज्य का बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और विदेशी लोग जो आए हैं, जिनका बिहार में कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जो लोग फर्जीवाड़ी तरीके से बिहार के अंदर अपना कागज़ बना लिया है, वैसे लोगों की पहचान करके इस जाति गणना की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बिहार से बाहर करना चाहिए और इसके लिए एक अलग कॉलम बनाना चाहिए, तभी ये जाति आधारित गणना सही माना जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये गणना एक साजिश के तहत वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए, एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। भाजपा इसको लेकर के विरोध करेगी। इस गणना के तहत एक ये भी होना चाहिए कि इसमें एक ट्रेंड लोगों को लगाए, बिना ट्रेनिंग किए हुए ये लोगों को नहीं लगाएं। जो अनट्रेंड लोग होते हैं वे अपने मतलब के अनुसार अपने समाज को बढ़ावा दिखाने के लिए जाति की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस गणना को लेकर के जिन शिक्षकों को लगाया गया है या उनके कारण शिक्षा विभाग का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे बिहार के युवाओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए इसमें शिक्षकों को ना लगा करके किसी अन्य विभाग के कर्मचारी को लगाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में है, जहाँ बिहार के कई जिले शीत दिवस का सामना कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जहाँ बिहार में ठंड के हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के मुताबिक हवा का दबाव सामान्य से ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक और हेमरेज की समस्या हो सकती है। लोगों को ये कहा गया है कि आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकलने और फिर ठंड से बचाव करें। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई हालिया अलर्ट में ये भी कहा गया है कि अगले 48 घंटे तक बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में रहेगा। जब 12 तारीख से ही बिहार में मौसम के अंदर थोड़ा सा सुधार हो सकता है और 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि तापमान में दर्ज की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अगले 2 दिनों तक बिहार के ज़्यादातर जिले शीत दिवस की चपेट में ही रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के गया और फिर भागलपुर में
में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जबकि पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत कई जिलों में शीत दिवस यानी कि कोल्ड डे कंडीशन है। आपको बता दूं कि कोल्ड डे उस परिस्थिति को कहा जाता है जब दिन का तापमान रात के तापमान जितना नीचे गिर जाए। जी हाँ, बिहार में फिलहाल रात और फिर दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी अगले 72 घंटे के लिए है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू हो चुका है और शुरुआती दौर का डाटा गणना में लगी टीम इकट्ठा कर रही है। जाति आधारित गणना को लेकर के बिहार में सियासत भी खूब देखने को मिली थी, लेकिन आखिरकार सरकार इससे करा ही रही है। हालांकि इस अभियान से कई शिक्षकों ने अब तक कन्नी काट रखी है। जाति गणना से दूरी बनाने वाले ऐसे शिक्षकों के ऊपर अब एक्शन की तैयारी है। जाति आधारित गणना से नदारद रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का मन सरकार ने बना लिया है। जब पटना डीईओ ने सभी बीडीओ को पत्र लेकर के इसकी जानकारी दी है, वहीं सभी डीईओ से वैसे शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार करने को कहा गया है जो ड्यूटी लगाने के बावजूद भी जाति गणना से गायब हैं। इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में 300 से अधिक शिक्षक जाति आधारित गणना में शामिल नहीं हुए हैं। जब पटना के डीईओ अमित कुमार के मुताबिक ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि शरीर में सबसे ज़्यादा ठंड पैरों में पहुंचती है। जी हाँ, अगर आप नंगे पैर रहते हैं तो फिर आपको सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में पैरों को सुरक्षित रखने के लिए लोग मोटे मोटे जुराब या जूते पहन कर रहते हैं और कई लोग रात को सोते वक्त भी मोजे पहने रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रात को मोजे पहन करके सोना सही होता है या फिर गलत? अगर नहीं तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं रात को मोजा पहन करके सोने के फ़ायदे और नुकसान, और ये भी बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने पैरों को गर्म रख सकते हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं कि मोजे पहन करके सोने के फ़ायदे के बारे में। तो सर्दियों में सोने से पहले मोजे पहनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके शरीर को गर्म रखता है। ये आपके पैरों को सूखने या फिर रूखी त्वचा होने से बचाता है। सोते समय मोजे पहनने से पैरों में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। ये फटी एरिया को ठीक करता है। एक रिसर्च के मुताबिक ठंडी जगह पर रात में सोने के दौरान बिस्तर के मोजे का उपयोग करके पैर गर्म करने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। अब बात करते हैं कि मोजे पहनकर सोने के नुकसान के बारे में। तो मोजे पहन करके सोना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता है और कुछ परिस्थितियों में ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे बहुत टाइट मोजा पहनने से ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सकता है और ये हानिकारक हो सकता है। ये बीपी को बढ़ा सकता है। मोजे अगर टाइट है और फिर नियम रूप से साफ़ नहीं किए जाते हैं तो फिर आपके लिए ठीक से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नायलॉन या फिर अन्य सामग्री से बने मोजे त्वचा के अनुरूप नहीं होते हैं। जहाँ अगर आप इन्हें बहुत लंबे समय तक पहने रहते हैं तो फिर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आपको सूती मोजे पहनना चाहिए। इसके अलावा अपने मोजे नियम रूप से बदलें। मोजे पहनने से कई बार आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है और सांस लेने में समस्या हो सकती है। टाइट मोजा पहनना असुविधाजनक हो सकता है और आप रात को अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि पैरों को गर्म रखने के लिए तरीका के बारे में। तो रात में सोने से पहले गर्म तेल से अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं। इससे पैर गर्म रहते हैं। आप अपने पैरों को गर्म पानी से धो सकते हैं और अपने कंबल में जा सकते हैं। जहाँ आप एक गर्म पानी की बोतल का उपयोग कर सकते हैं और एक बार जब आपके पैर पर्याप्त गर्म हो जाए तो फिर आप इसे हटा सकते हैं। जहाँ आप सोने से कम 1 घंटा तक गर्म जुराब या फिर मोजे पहन सकते हैं और बिस्तर पर जाने से पहले इन्हें उतार सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समाधान यात्रा के दौरान सारण पहुंचे। यहां जनता ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए। तेजस्वी यादव से जब खरमास के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सवाल पूछा गया तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब मंत्री विजय चौधरी के साथ जोर से हंसने लगे। दरअसल मीडिया ने उनसे इस साल मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर के सवाल पूछ लिया। इस पर तेजस्वी यादव हंस पड़े और कहा कि आप सबको ये जानकारी कहाँ से मिलती है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि राजद, जदयू समेत महागठबंधन के सभी दलों का एक ही लक्ष्य है कि 2024 में सांप्रदायिक शक्तियां हैं जहां उनसे मुकाबला करना है। हम लोग समाजवादी लोग हैं। सभी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां एकजुट हुई है। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात चल रही थी। हम सभी भाजपा की साजिश से अवगत हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी और फिर लालू जी ने मिलकर के महागठबंधन बनाया था।
दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर बिहार की अपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मोकामा टाल क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार उदासीनता दिखा रही है, लेकिन मोदी सरकार में शामिल मंत्री टाल क्षेत्र में आकर के जुमलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के हालिया मोकामा दौरे की ओर इशारा करते हुए मोदी सरकार पर टाल क्षेत्र की अपेक्षा का आरोप लगाया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा हो, जातिगत जनगणना हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला, बीजेपी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। यह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस छपरा में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की जान गई, वहां जाकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पीड़ित परिवारों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। यात्रा चमका करके दोनों वापस चले आए, लेकिन उन्हें पीड़ितों की चित्कार नहीं सुनाई दी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। सारण जाने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने छपरा शराब कांड के पीड़ितों से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा और दोनों अपना चेहरा चमका करके वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि छपरा में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अहंकारी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। जहरीले शराब के शिकार हुए सारण के लोगों के परिवार वालों की चित्कार सीएम नीतीश कुमार को सुनाई नहीं देती है। इनको सिर्फ यही दिखता है जो अधिकारियों द्वारा उन्हें दिखाया जाता है। नीतीश कुमार की सरकार नौजवानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारों की बात सुनने के बजाय जिस तरीके से उन पर लाठियां चलाई गई वह शर्मनाक है। नीतीश कुमार विधायिका की आवाज दबाने और जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाने का खेल खेल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। बिहार में राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। विधायक अगर प्रशासनिक अराजकता के बारे में सरकार को अवगत नहीं कराएंगे तो आखिर जनता की आवाज को कौन सरकार तक पहुंचाएगा। तेजस्वी यादव जिस तरीके से विधायकों को डरा धमका रहे हैं और सीएम बनने की बात पर मुस्कुरा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनकी मंशा को उजागर करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आंदोलन से छेड़छाड़ कर रही है। जी हां, बीटीबी की 8वीं कक्षा की किताब भी भीमराव अंबेडकर की महार सत्याग्रह की जगह महादलित शब्द का प्रयोग किया है। ये बाबा साहेब का अपमान है। नीतीश सरकार से अतीत से वर्तमान की पुस्तक में से महादलित शब्द को शीघ्र हटाने की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर दलित समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने ये खुलासा किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जातीय विद्वेष के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। यह नीतीश कुमार को यह पता चल चुका है कि एनडीए शासनकाल में हुई विकास का श्रेय जनता नीतीश कुमार को नहीं बल्कि भाजपा को देती है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर के जातीय उन्माद पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी ने इस यात्रा को टाइम पास बता दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यह समाधान यात्रा नहीं बल्कि समय पास यात्रा है। एक गांव की रंगाई पुताई करके पूरे बिहार का विकास बताया जा रहा है। समाधान तो दूर, नीतीश और तेजस्वी मिलकर के उल्टे समस्या खड़ी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन छात्रों को लाठियां मिल रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह समय पास यात्रा है। एक गांव का रंग रोगन करके बिहार का विकास बताया जा रहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सरकार जमीन नहीं दे पा रही है। बिहार में कृत्रिम तरीके से खाद का संकट पैदा किया जा रहा है। बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बैठे चाचा भतीजा में कौन ज़्यादा बड़ा पलटूराम है, ये तय कर पाना मुश्किल है। दोनों मिलकर के बिहार में समय पास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि समाधान पटना से होना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। अब तक सीएम नीतीश कुमार बेतिया से भर सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान और छपरा में यात्रा पूरी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जनसभा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे हंगामे का खतरा है, जहां उनकी यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जब फिर भी लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हालांकि संभावित विरोध के देखते हुए स्थानीय प्रशासन लोगों को नजरबंद भी कर रहा है। इसके बाद भी जनता का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में सारण में थे। इस दौरान वहां कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के काफिले को काला झंडा दिखाया। युवक नीतीश कुमार मुर्दाबाद
की नारेबाजी करते हुए काला झंडा दिखाया। हालांकि नीतीश कुमार का काफिला बढ़ते गया, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काला झंडा दिखाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। जब बिहार बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को तंज कसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के क्रम में आक्रोशित लोगों ने काले झंडा दिखाए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है। अचानक एक युवक नीतीश कुमार के काफिले के सामने आ जाता है और वह युवक नीतीश कुमार मुर्दाबाद की नारेबाजी करते हुए काला झंडा लहराने लगता है। यह शख्स लगातार काला झंडा दिखा करके नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। हालांकि नीतीश का उच्च सुरक्षा वाला कार केयर तेजी से निकल गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राजद विधायक सुधाकर सिंह लगातार हमलावर हैं। उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के साथ साथ आरजेडी के एक और विधायक विजय कुमार मंडल का नाम जुड़ गया है। हालांकि अगले दिन ही विजय मंडल ने अपना सुर बदल लिया, जब कल तक विरोध में बोलने वाले विजय मंडल अचानक नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे। राजद विधायकों के इस रुख पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा है कि कुछ लोग दिमाग से क्रैक होते हैं, मानसिक स्थिति खो बैठते हैं, बोलना कुछ रहता है और बोलते कुछ हैं। ऐसे लोगों को हम नोटिस नहीं लेते। आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व इन पर बहुत जल्द कार्रवाई करेगी। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर भी ये हमारे अंग है, जब परिवार के सदस्य है। क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं। कुछ भी बोलने का मायना हो गया है कि लगातार बोलते रहें। जमा खान ने कहा है कि परिवार में जब कुछ लोग बिगड़ जाते हैं तो फिर समय दिया जाता है, समझा जाता है, या उन पर पार्टी के शीर्ष नेता कार्रवाई करेंगे। जमा खान ने कहा है कि महागठबंधन बिहार में मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग होते हैं क्रैक, वह अपनी मानसिक स्थिति खो बैठते हैं, बोलना कुछ रहता है और बोल जाते कुछ और है। दोस्तों बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां दिल्ली से दरभंगा जा रही सुपरफास्ट ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति के चक्कों से अचानक धुआं निकलने के बाद ट्रेन पर सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ट्रेन को दुबा स्टेशन पर रोक गया, जहां टेक्निकल टीम द्वारा तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को नई दिल्ली से दरभंगा जा रही बिहार जनसंपर्क क्रांति ट्रेन के ब्रेक बाइंडिंग में धुआं निकलता देख करके यात्री सख्ते में आ गए और उनकी सांसें अटक गई। यात्रियों द्वारा घटना की जानकारी ट्रेन पर तैनात पुलिस जवानों को दिए जाने के बाद ट्रेन को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के दुबा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। दोस्तों बात करते हैं कि आज के वक्त में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है। जहां लोन के जरिए लोग अपनी ज़रूरतों को जल्दी पूरा करने में सक्षम होते हैं। हालांकि अब नए साल की शुरुआत में लोन लेने वालों को झटका लगा है। दरअसल कुछ बैंकों ने नए साल की शुरुआत में ही लोन पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। इससे लोगों को लोन लेने पर ज़्यादा ब्याज दरें देनी होगी, जिससे उन पर भार बढ़ सकता है। वहीं जिन बैंकों ने लोन पर ब्याज दरों में इजाफा किया है उनमें एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। एचडीएफसी बैंक और फिर इंडिया ओवरसीज़ बैंक ने लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर में इजाफा किया है। एचडीएफसी बैंक और इंडिया ओवरसीज़ बैंक ने सीमांत लागत पर दिए जाने वाले ऋण यानी कि लोन के तहत अपनी ब्याज दरों में सोमवार को 0.25% का वृद्धि की गई है। इससे लोन की ब्याज दरें बढ़ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ी मजेदार बातें शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दांव इस बार उल्टा पड़ गया है। जहां कहाँ वे लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री बनने का सपना ले रहे थे और कहाँ अब उन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा का दामन छोड़ करके जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे तो फिर देश भर में हवा बनाई गई थी कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। जब नीतीश कुमार ने खुद विपक्ष का साझा नेता बनने के प्रयास भी शुरू कर दिए थे। वे दिल्ली आकर के सोनिया गांधी, शरद पवार, केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला, सुखबीर सिंह बादल आदि से मिले भी थे। ममता बनर्जी से बात की थी और केसीआर को बकायदा पटना बुलाया था। लेकिन मीडिया के एक वर्ग के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का साझा चेहरा बनाने का नाम तक नहीं लिया। ममता बनर्जी ने खुद को प्रोजेक्ट करने की मुहिम बंद नहीं की है तो फिर केसीआर ने भी खुद को प्रोजेक्ट करने की मुहिम चला रखी है। या केसीआर अपनी पार्टी का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्र समिति कर लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ समय से पूरे हिंदुस्तान में चाय वालों की धूम मची हुई है, चाहे वह ग्रेजुएट चाय वाला हो या फिर एमबीए चाय वाला, यहाँ तक कि इंजीनियर चाय वाला भी चर्चा में रहा। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे चाय वाले से मिलवाएंगे जो इन सभी चाय वालों से बिल्कुल भी हटकर है। यह है गया का दानवीर चाय वाला। ये ऐसा चाय वाला है जो पिछले 35 सालों से गरीब और असहाय लोगों की मदद करता आ रहा है। जब लोगों की सेवा करने के लिए इस दानवीर चाय वाला ने अपना मकान तक बेच डाला, जब फिर उन पैसों को गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। अब वह परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। इस दानवीर चाय वाला का नाम संजय चंद्रवंशी है। संजय चंद्रवंशी के अंदर सेवा की ये भावना उनके पिता बनवारी राम को देख करके आई है। संजय चंद्रवंशी ने बताया है कि पिछले 250 वर्षों से उनकी 5 पीढ़ियां दानवीरता की गाथा लिख रही है। दोस्तों 1 फरवरी 2023 में पेश होने वाले आगामी बजट से नौकरी पेशा और फिर किसान दोनों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस बार नौकरी पेशा को आय कार्ड छूट के मामले में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए भी अच्छी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की जाने वाली घोषणाओं पर इस बार सबकी निगाहें रहेगी। साल 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कई लोक लुभावना वादे किए जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों के लिए पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। यह सूत्रों का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि पर हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सरकार ये फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि किसानों को 3 किस्तों में दी जाने वाली राशि को 3 की बजाय 4 बार दिया जा सकता है। इसमें हर तिमाही 2,000 रुपये दिए जाने की उम्मीद है। अभी हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन बदलाव के बाद हर तिमाही 2,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि सालाना किसानों को 6,000 रुपये की बजाय 8,000 रुपये दिए जाएंगे। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जनवरी 2023 में ही आने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार की तरफ से किसानों के खाते में सीधे 12 किस्तों को ट्रांसफर किया जा चुका है। लगातार बीज खाद की कीमत में इजाफा होने से किसानों को पैसों की ज़रूरत है। यदि पीएम किसान की धनराशि बढ़ाई जाती है तो फिर अप्रैल में फिर से 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में आने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि 2023-24 का बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। जहाँ हर बार की तरह इस बार भी लोगों को इससे बहुत उम्मीद है। अगर टैक्स स्लैब जीएसटी दर जैसी चीज़ों को छोड़ दे तो फिर इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई प्रोत्साहन और लाभ दिए जाते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट 2023-24 पेश करेगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस वजह से लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई है। जब वर्तमान समय में उद्योग में नई तकनीक का तेज़ी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, इस वजह से इस सेगमेंट में कर प्रोत्साहन की उम्मीद है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग आदि जैसे नए प्रौद्योगिकी की इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा जीएसटी के भुगतान में लगने वाले ब्याज दर को भी 18% से घटा करके 12% करने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर में एक रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप मच गया है। इस अज्ञात बीमारी से अब तक 2 बच्चों की जान चली गई है, वही 9 बच्चे अभी भी बीमार हैं। जी हाँ, सभी बीमार बच्चों की उम्र 1 से 2 साल के बीच बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर इसे खसरा करार दे रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की टीम कई बच्चों में दिख रहे लक्षणों की जांच में लगी हुई है। सूत्रों के माने तो अभी तक इस बीमारी के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस को मुजफ्फरपुर में एक सड़क के अंदर से तहखाना मिला है। ये तहखाना सड़क के अंदर खुदाई के बाद मिला है। जब पुलिस को खुदाई के बाद मिले इस तहखाने से ऐसी चीज़ मिली है कि पुलिस के भी होश उड़ गए। इस तहखाने में 4 बोरियां रखी हुई थी। जब पुलिस ने बोरियों को खुलवाया तो उसमें से काफ़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। जब पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। छपरा जहरीले शराब कांड के बाद से प्रशासन शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र के दादर इलाके में स्थित एक बस्ती का है। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां पर छापेमारी करके सड़क के अंदर बने तहखाने से 4 बोरी भर करके शराब बरामद की है। जमीन खोद कर तो कई बार शराब बरामद हो चुका है, लेकिन ये पहला मामला था जिसमें सड़क खोदने के बाद शराब निकाली गई है। बताया जा रहा है कि जब्त शराब 80 लीटर है और ये अलग अलग ब्रांड की है।
दोस्तों बात करते हैं कि दहेज मुक्त बिहार के सरकारी सपने ही हकीकत एक बार फिर से सामने आई है। यह सारण जिला के डोरीगंज थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव दहेज में बाइक सोने की चैन की मांग को लेकर के एक विवाहिता की जमकर की पिटाई कर दी गई। इस घटना में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद परिवार वालों के द्वारा उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ विवाहिता का इलाज कराया जा रहा है। कई दिनों से लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की मांग जब पूरी नहीं हुई तो फिर उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसे घर से बाहर भी निकाल दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जख्मी महिला सारण यानी कि छपरा जिला की डोरीगंज थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव निवासी धीरज मांझी की 22 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी है। इस पूरी घटना के बारे में पुष्पा देवी ने बताया है कि उसकी शादी के 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके पति, सास और ससुराल वालों के द्वारा लगातार उसे ताना दिया जाता है कि तुम्हारे पिता ने दहेज में सोने की चैन बाइक नहीं दी है तो तुम्हें घर में भी नहीं रहने देंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने कई बार उसके साथ मारपीट भी की, या उसे हमेशा प्रताड़ित भी करते थे। महिला 2 माह के बच्चे की मां है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले सप्ताह से बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं। कई जिलों में वे जा रहे हैं, जहां अपने किए हुए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष सवाल उठा ही रहे हैं, तो फिर वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। नीतीश कुमार को असली समाधान करना है तो फिर छपरा में जहरीली शराब से लोग मरे हैं, उनको मुआवजा दिलवाएं। जो कर रहे हैं वह ढोंग और ठग यात्रा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।